दोस्तों आप लोगों का एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है कि सर अभी स्टार्ट किया तो हो पाएगा ना। अगर मैं आईबीपीएस एसओ की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करूंगा तो क्या मैं क्रैक करूंगा इस एग्जामिनेशन को। तो दोस्तों हमने सोचा कि इस पर एक छोटा सा सेशन प्लान कर लिया जाए, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए आप लोगों से, ठीक है, कि यार अभी स्टार्ट करोगे तो हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो इस पर दोस्तों हम लोग सीधे मुद्दे की बात करेंगे, है ना, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे कि हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, और कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर चलेंगे इससे रिलेटेड, राइट। ठीक है। सो देखिए, एग्ज़ाम काफ़ी बड़ा है और ये रेगुलर बैंकिंग एग्जामिनेशन नहीं, आप सभी को भी पता है कि ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट तो उसी तरह का एग्जामिनेशन होता है, उसी तरह का डिफिकल्टी लेवल होता है इस एग्जामिनेशन का, ठीक है, जो हमें प्रिपेयर करना पड़ता है मेनली। अब देखिए, आपके सामने डेट्स तो है एग्जामिनेशन की, और ऐसा नहीं कि अभी की डेट है, काफ़ी पुरानी डेट से आपके सामने आ चुकी है कि पहले डेट दे दी गई थी, बट कोई ना, हम लोग अगर अभी भी शुरू करें तो अपन उस मुद्दे पर बात करेंगे ना कि अभी स्टार्ट किया तो क्या होगा सर, राइट। तो देखिए, हमारा जो एग्जामिनेशन है आपका कब है भाई, 29 अगस्त को फेज 1 है। 29 अगस्त को अपना क्या है, फेज 1 का एग्जामिनेशन है, पहली बात, ओके। और 1 नवंबर को हमारा क्या है, फेज 2 का एग्जामिनेशन है, जो मेंस का एग्जामिनेशन है। मतलब अगस्त में अगर पेपर हो गया तो अगस्त के बाद में सितंबर अक्टूबर पूरा मिलेगा, फिर नवंबर में आपका क्या है, एग्जामिनेशन है, ठीक बात। तो क्या होगा सर, पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो ऑनेस्ट आंसर है भाई वो बिल्कुल पॉसिबल है कि यस, अगर आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना पॉसिबल है, कोई इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज में दोस्तों कहीं ना कहीं आपका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जिस स्ट्रीम में आपने अपनी पढ़ाई करी है, आपने 3 साल 4 साल जो स्टडी करी है, वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी पढ़नी है। बस आपको ये देखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। उन्होंने अपना कॉलेज पास आउट किया, कॉलेज पास आउट करने के बाद में उनको पता चला कि इस तरह का कोई एग्जामिनेशन होता है, उन्होंने पढ़ाई करी और अपना सिलेक्शन है, दैट्स इट, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो बिल्कुल यस कि भाई आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, लेकिन कुछ इसके प्लस पॉइंट मस्ट माइनस पॉइंट वो अपन देख लेते हैं एक बार, है ना। तो पहली चीज तो इसके अंदर भैया आपको एक डिसिप्लिन वे में अपने को रहकर अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप आगे बढ़ते रहे तो बिल्कुल इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, अभी भी स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, देखो कुछ कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं कि हु कैन स्टिल क्रैक इट, कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी इस एग्जाम को अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो क्रैक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो दोस्तों इस पर आती है हमारे पास में किसकी, कि वो बच्चे जो एकदम बिगनर है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि भाई फोकस्ड होना चाहिए, है ना। बिगनर है, फोकस्ड होना चाहिए, वो ये नहीं कि मतलब इधर उधर का मतलब एक्सक्यूज बनाते रहे कि सर आज मेरे से स्टडी नहीं हो पा रही है, 2 दिन पढ़ाई करी फिर छोड़ दी, फिर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और मतलब जो डिसिप्लिन वे में नहीं है और जो कंसिस्टेंट नहीं है, राइट। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते चलोगे, अपना एकदम एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपना बोलते ना कि एक रियलिस्टिक टाइम टेबल अगर बनाओगे आप लोग, तो बिल्कुल इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप डेली के कम से कम 5-6 घंटे अपने डेडिकेट कर सकते हो एग्जामिनेशन के लिए, तो बिल्कुल आप लोग अगर बिगनर भी हो तो इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज होगी, जो मेंटर्स होंगे, जो आपको गाइड करेंगे, जो जो चीज़ आपको बताएंगे करने के लिए, तो वो अगर फॉलो करते चले आप लोग, तो बिल्कुल आप लोग अगर बिगनर हो तब भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों वो बच्चे जो कि मतलब ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं पहले से, मतलब पहले से उनकी प्रिपरेशन चल रही है, मतलब उनका हो सकता है कि आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपकी जो संभावना है वो भी ज़्यादा बनती है इस एग्जाम को क्रैक करने की। क्योंकि आपको किस पर काम करना है, मॉक टेस्ट पर काम करना है, स्पीड एक्यूरेसी पर काम करना है आप लोगों को मेनली अभी, अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो, ठीक है। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब वर्किंग एस्पेरेंट्स हैं, तो वर्किंग एस्पेरेंट अगर आप हैं तो आपके कई सारे प्लस पॉइंट्स होंगे, जैसे क्वांट रीजनिंग को लेकर, थोड़े से इंग्लिश को लेकर कई सारे प्लस पॉइंट्स आपके पहले से हैं, है ना। और जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं तो उसका भी नॉलेज कहीं ना कहीं आप उस जहाँ वर्किंग उसमें उसमें यूटिलाइज कर ही रहे होंगे, तो आप लोग भी इसको एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एक वर्किंग एस्पिरेंट किस तरह से एग्जाम क्रैक कर सकता है, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, उसके लिए हम अलग से डेडिकेटेड सेशन बनाएंगे बेसिकली, है ना। अब दोस्तों और थोड़े से अगर पॉइंट्स की अगर बात कर ले, तो कौन कौन स्ट्रगल कर सकता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, है ना भाई, इन मुद्दे पर बात करना जरूरी है। कौन क्रैक कर सकता है वो तो ठीक है, लेकिन कौन कौन बच्चा क्रैक नहीं कर सकता या फिर जिसको दिक्कत आएगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कुछ पॉइंट बाय पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो वो बच्चे जो मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, है ना। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जो मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं कि यार मुझे कोई मोटिवेट करेगा ना तब मैं पढ़ाई करूंगा। आज मोटिवेट किया, 3-4 दिन तक पढ़ाई करी, फिर वापस।
तो ध्यान रखिएगा, इस एग्जामिनेशन को अगर क्रैक करना है तो सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद के अंदर आग जलानी पड़ेगी कि यार मेरे को एग्जाम निकालना है किसी भी हालत में, चाहे मेरे को किसी भी पढ़ना पड़े। ठीक है, मोटिवेशन का जो वेट करते रहते हैं वो सिर्फ है ना एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं, फिर अलग अलग तरह के बहाने ढूंढते रहते हैं कि ना पढ़ना पड़े उनको, कि मैं घर वालों को बोल पाऊँ कि इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बहुत सारे रीजंस होते हैं उनको। देखो, निकालने वाला किसी भी तरह से अपना पेपर निकाल लेता है और ना निकालने वाले को अलग अलग तरह के ढेरों बहाने मिल जाते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों एक होता है आपके पास में क्या, कि नोटिफिकेशन का वेट। मतलब डेट, एग्जाम डेट आ चुकी है कि भैया 29 अगस्त को आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन होगा, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर नोटिफिकेशन कब आएगा इसका। अरे नोटिफिकेशन में क्या ही चेंज हो जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस कभी होने वाले हैं नहीं, सिलेबस में ज़्यादा चेंज कभी होता है नहीं, है ना। वहीं की वहीं चीज़ें रहेगी, वैकेंसीज के बारे में बस अपडेट पता चल जाएगी नोटिफिकेशन में कि भाई कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिली है, किस स्ट्रीम के अंदर कितनी वैकेंसी आई है। तो जो बच्चे नोटिफिकेशन का वेट करते हैं उनका भी भैया सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर सिलेक्शन लेना है तो वो नोटिफिकेशन का वेट करने के बजाय अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करते चलिए, अपनी स्ट्रेटेजीज को थोड़ा सा और इंप्रोवाइज करिए, है ना। दूसरी बात आती है दोस्तों हमारे पास में क्या, कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल या फिर पेड क्लासेस को ही देख देख कर सोचते रहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल को मैं देख लूंगा, पेड क्लासेस को देख लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, देखो भाई, आपको ना दोनों टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है, कि सेल्फ स्टडी और उसके अलावा सपोर्ट स्टडी। यूट्यूब आपके लिए एक सपोर्ट स्टडी का काम करता है, पेड क्लासेस आपके लिए एक सपोर्ट स्टडी का काम करती है। तो सिर्फ उनको देखकर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला जब तक खुद से आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो सपोर्ट स्टडी के साथ साथ आपको अपनी सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। जैसे मान के चलिए 1 से 1.5 घंटे अगर आपने क्वांट पढ़ा है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे आपको क्वांट खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग अगर आपने 1 से 1.5 घंटे पढ़ा है तो सेल्फ भी आपको 1 से 1.5 घंटे इंग्लिश रीजनिंग पढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ यूट्यूब चैनल देखने से, पेड क्लास देखने से काम नहीं चलेगा जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। तो सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि मॉक टेस्ट से डरते रहते हैं, मॉक टेस्ट लेट स्टार्ट करेंगे। तो भैया देखो ऐसा है, मॉक टेस्ट से डरना तो बिल्कुल नहीं है ना। आप लोग क्या करते चलना, शुरुआत से ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आप लोग टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, क्विजेज, इन पर काम करते चलेगा। और मॉक टेस्ट से बिल्कुल नहीं डरना। मॉक टेस्ट दोगे तभी तो नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा ना, अपनी रियलिटी समझ में आएगी अपन कितने पानी में है ना। और मॉक टेस्ट अपने को अपना एक तरह से आईना दिखाने का काम करता है वो, कि भैया आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है आपकी। क्लियर है, तो मॉक टेस्ट जरूर से देने। धीरे धीरे जब हम मॉक टेस्ट के अंदर शुरुआत में नंबर नहीं आते हैं, है ना, बहुत गंदे गंदे नंबर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो गलतियां कर रहे हैं उनको अगर आपने सुधार लिया तो मॉक टेस्ट के अंदर भी आपके नंबर बढ़ेंगे। एक बात और होती है दोस्तों, ऐसे बच्चे होते हैं जो कि प्रोफेशनल नॉलेज को इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि यार प्रीलिम्स तो पहले क्वालिफाई कर लूँ, मैं पहले प्रीलिम्स में क्वालिफाई करूंगा, उसके बाद मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करूंगा। 2 महीने हैं मेंस के लिए मेरे पास। तो मेरे भाई मेंस जो है ना वो गेम चेंजर है पूरी तरह से आप लोगों के लिए। वो आपका मेंस में भी काम आएगा। 80% वेटेज रखता है अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए, 20% वेटेज आपका इंटरव्यू का होता है। तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू प्रोफेशनल नॉलेज पर ले जाए, है ना। तो प्रोफेशनल नॉलेज को आपको लेट स्टार्ट नहीं करना है। ये गलती बिल्कुल मत करना कि मैं प्रोफेशनल नॉलेज बाद में पढ़ूंगा। नहीं भाई, उसको आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दो साथ साथ ही। चाहे 1 घंटा दो उसको, आधा घंटा दो, जितना भी टाइम दे रहे हो, लेकिन डेली दो उसको। और डेली नहीं दे सकते तो वीकेंड्स में दो, सैटरडे संडे डेडिकेटेड कर दो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज पर भी काम आपको अभी से स्टार्ट करना है, बाद में नहीं कि अगस्त के बाद में शुरू करूंगा। नहीं, अभी से शुरू करो उसके ऊपर, है ना। उस पर भी ग्रिप बना के रखो अच्छे से आप लोग। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले, जो बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू को इग्नोर करते हैं, आपको क्या लगता है बस फेज 1 निकलेगा कि बस फेज 2 निकल जाएगा? अरे इंटरव्यू भी देना है कि नहीं देना है। और जब हमें इंटरव्यू देना है, हमने बोला ना माइंडसेट आप इस तरह का बना के चलिए। अगर आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में बैठना है, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दो अभी से। बोलोगे सर अभी से क्या करना है? भैया अभी से करो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़े थोड़ा करते चलो। जैसे इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी लिस्ट बना लो। आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो उसका जवाब आप लोग किस तरह से दोगे, ठीक है। वो धीरे धीरे आपके अंदर ना वो पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपको धीरे धीरे करके डेवलप करना पड़ेगी। वो सारी की सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है इंटरव्यू हॉल के अंदर, है ना। तो इंटरव्यू के लिए भी अपने आपको अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते चलो। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ठीक है। तो वैसे ही अपने आप को थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते चलो। तो इसको भी आप इग्नोर ना करें, इंटरव्यू प्रिपरेशन को भी। और एक बात होती है दोस्तों कि ढेर सारे वो सोर्सेस इकट्ठे कर लेते हैं। मतलब ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए, ढेर सारी पीडीएफ नोट्स हो गए, या फिर ढेर सारी बुक्स हो गई। उन्हें लगता है कि ढेर सारी पीडीएफ में इकट्ठा कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सर ये बुक ले लूँ क्या, वो बुक ले लूँ क्या, इससे पढ़ लूँ क्या, उससे पढ़ लूँ क्या। तो मेरे भाई देखो, ढेर सारे सोर्सेस इकट्ठे करने से कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि आपका रिविजन नहीं हो पाता है।
और इन एग्जामिनेशंस में रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आप लोग, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों की बेहतर होती जाएगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर ज़रूर कर सकते हो, खोज लो, खंगाल लो पहले कि मुझे कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, किस रिसोर्स को मुझे फॉलो करना है। और एक बार आपने जो सब चीज़ें की सारी मतलब छानबीन कर ली अच्छे से, उसके बाद में सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज पर अड़े रहो, वहीं से मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, अपना सिलेक्शन लो, दैट्स इट। तो ढेर सारे सोर्सेज से कुछ नहीं होता है, लिमिटेड रखो। कंटेंट अपना क्या होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, है ना। क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना अपने को, क्वालिटी होना चाहिए। बेसिकली उस लेवल की चीज़ें होना चाहिए जो एग्जाम में आती हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड डेटा है वैसा अपने को कलेक्शन रखना है, दैट्स इट। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ होती है हमारे पास में, क्या, रैंडम प्रिपरेशन। मतलब कुछ तो भी पढ़ रहे हैं, मतलब आज क्वांट का मन कर रहा है तो पूरे दिन क्वांट ही पढ़ते चले, रीजनिंग पढ़नी है तो रीजनिंग ही पढ़ते चले गए पूरे दिन, इंग्लिश का मन नहीं कर रहा, इंग्लिश को बाद में देखेंगे, बाद में देखते करते एग्जाम आ गया नजदीक, है ना। तो रैंडम प्रिपरेशन नहीं करनी है। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए प्रॉपरली, जिसको आप लोग लंबे टाइम तक फॉलो कर पाओ। चाहे आप दिन में पढ़ो, चाहे रात में पढ़ो, शाम में पढ़ो, सुबह पढ़ो, जब मन कर रहा है तब पढ़ो, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ स्टडी करनी है आपको। सारे सब्जेक्ट्स को समय देना जरूरी है, जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने उस हिसाब से आपको टाइम देना जरूरी है। नहीं दोगे तो मुश्किल में आओगे फिर बाद में, है ना। उसके अलावा दोस्तों एक होती है हमारे पास में, क्या, कि ट्रिक्स पर भागते रहते हैं बहुत सारे लोग। अरे सर क्वांट की कोई ट्रिक बता दो ना, रीजनिंग की कोई ट्रिक बता दो ना मैम, है ना। इंग्लिश के लिए सर कोई ट्रिक है क्या, कोई चूरन है क्या किसी तरह का, है ना। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जिस तरह का एग्जामिनेशन है, ये कोई क्लर्क लेवल का एग्जामिनेशन नहीं है, आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन देने वाले हो। तो पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा ठीक ठाक लेवल का आता है ना। उसके अंदर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना। ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना है अपने को, अपने कॉन्सेप्ट चेक करे जाएंगे, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जितने स्ट्रांग होंगे उस हिसाब से फिर आप लोग उस पेपर में अच्छा परफॉर्म करोगे, तो उन पर आपको काम करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो जो बच्चे इनसे मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो, अगर ऐसी गलतियां आप लोग कर रहे हो तो भैया आपको मुश्किल होने वाली इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्लियर है। उसके अलावा दोस्तों एक पार्ट हमें जो लगता है कि अभी क्या करना चाहिए हम लोगों को, अभी हमें क्या करना चाहिए बेसिकली, भाई बात तो वही है ना कि सर करें क्या हम लोग अभी। तो भाई देखो कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने सिलेबस को समझ लेना बेसिकली, कि यार ये मेरा सिलेबस है बेसिकली। देखो एग्जाम पैटर्न तो आई थिंक आप सभी को क्लियर है कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, है ना, क्या क्या चीज़ें रहती है हमारे पास में। फेज़ 1 में क्या रहता है, फेज़ 2 के अंदर क्या रहता है। तो सिलेबस को जानना जरूरी है। सिलेबस के साथ साथ आप PYQ को डिकोड करो। एक दो दिन लगा सकते हो, एक दिन लगा लो यार, एक दिन के अंदर समझ में आ जाएगा सिलेबस क्या क्या है। PYQ खंगाल सकते हो एक दिन के अंदर पूरे के पूरे, 2 दिन लगा लो चलो, है ना। तो 1 से 2 दिन आप इस चीज़ को समझने में लगाइए। उसके अलावा आपको क्या करना है फिर कि जो अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर फेज़ 1 की अगर बात कर ले, है ना, एक तो अपने को क्या करना है, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना बेसिकली, कि अपने को क्वांट, इंग्लिश, GA, रीजनिंग के अंदर कब कब पढ़ना है, किस किस तरह से पढ़ना है मुझे। मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ने वाला हूँ। देखो सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा सा ना टाइम अभी कम बचा है, तो कोशिश करो कि सपोर्ट स्टडी आप लेके चलो, पर सपोर्ट स्टडी के साथ भी आपको सेल्फ स्टडी करना जरूरी होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके चलिए आप लोग। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले तो कुछ पॉइंट्स में आता है हमारे पास में क्या, प्रोफेशनल नॉलेज। तो प्रोफेशनल नॉलेज का जो पार्ट है, तो फेज़ 1 के साथ साथ अपने को प्रोफेशनल नॉलेज पर भी काम करना है, उसे भी आप लोग पढ़ते चलिए, चाहे वो 1 घंटा टाइम दीजिए, लेकिन दीजिए उसको भी, है ना, ये करना आपको जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों मॉक टेस्ट, और लास्ट थिंग जो होती है अपने पास में वो आती है डेली कंसिस्टेंसी। लेकिन मॉक टेस्ट में कैसे डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे जम करना है, नहीं मेरे भाई, टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, सेक्शनल टेस्ट पर थोड़े से काम करना है, क्विजेस अपने लगा ली, है ना, और फिर अपने को लगे कि यार मेरा 20-30% के आसपास का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कितना, 20 से 30% के आसपास का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है मेरा, या फिर थोड़ा सा अगर लगना है तो 30+ आपका सिलेबस अगर हो चुका है, 30% प्लस का, तो फिर आप लोग क्या करो, फुल लेंथ के मॉक लगाना शुरू करो। हफ्ते में 1 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी शुरू में हफ्ते में 1 लगाना मॉक टेस्ट, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्विजेज, सेक्शनल मॉक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट पर अच्छे से काम कर लेना, है ना। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट की बारी आती है। 30% सिलेबस के बाद आप लोग सोचो कि मुझे फुल लेंथ के मॉक टेस्ट लगाने होंगे, है ना। फिर एक पॉइंट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, रेगुलरिटी आप लोगों की बहुत ज़रूरी होती है प्रिपरेशन को लेकर। अगर वैसे मेंटेन नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्लियर बात सभी को, है ना। तो दोस्तों आप लोग सिलेबस को थोड़ा खत्म करिए, PYQ पर थोड़ा काम करिए, स्टडी प्लान बनाइए प्रॉपर अपना, और उसके अलावा किसी भी एक राइट रिसोर्स को सेलेक्ट करिए अच्छे से एक्सप्लोर करके, और उनके साथ अपनी प्रिपरेशन की कहानी स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी टाइम है, आप इस एग्जामिनेशन को वाकई में क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। एक जो चीज़ मैटर करती है वो है आपका माइंडसेट। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना। किसी भी चीज़ के लिए आपका माइंडसेट होना इज एवरीथिंग, माइंडसेट इज एवरीथिंग,
है ना। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी करना है ना, बेसिकली आपका वैसा माइंडसेट होना ज़रूरी है। अगर आप पॉइंट्स पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते चले, उसी तरह की अपनी आपका मतलब एटीट्यूड रखा, तो बिल्कुल इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो आराम से, है ना। एग्जाम ही है यार, बहुत बड़ा कुछ नहीं है इसके अंदर। क्लियर है, ठीक है। एक लास्ट थिंग सिर्फ इतनी सी कि भाई क्लैरिटी अगर आपके दिमाग में कि मुझे क्वालिफाई करना एग्जामिनेशन, दैट्स इट। कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी, प्रैक्टिस 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 करना ज़रूरी है, और रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अगर इन चारों पॉइंट्स पर आप काम करते चले गए तो भैया आपका सिलेक्शन जो है कोई रोक ही नहीं सकता है इसके अंदर। क्लियर है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि हाँ यार पॉसिबल है, अभी भी अगर मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा तो मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ। क्लियर है। तो देखो जितने भी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम एक अलग से मतलब एक स्ट्रेटेजी सेशन बनाएंगे कि आप लोग किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्जामिनेशन को, ठीक है। बाकी तो सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इन सब पर काम कर लीजिए आप लोग, और बिल्कुल यार इसको एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। क्लियर बात। अभी देखो आज क्या है, अभी मई चल रहा है, आपके पास जून जुलाई और अगस्त, जून जुलाई अगस्त, मतलब 3 महीने से ज़्यादा का टाइम ड्यूरेशन है आपके पास। अभी इस मंथ के भी तो डेज काउंट करोगे ना, 15-16 दिन तो अभी से ही इधर भी बचे हुए हैं आपके पास में, ठीक है। तो आराम से क्वालिफाई कर सकते हो आप लोग। क्लियर। अब देखो दोस्तों, प्रिपरेशन के लिए सेल्फ स्टडी का टाइम तो यार एक तरह से अभी निकल चुका है ना, बहुत ज़्यादा टाइम अपने पास बचा नहीं बेसिकली। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करना चाहो, देन मोस्ट वेलकम। हाँ देखो, उसके लिए हम एक बात बताते हैं आप लोगों को कि 1 मिनट रुकिएगा, कि अगर आप लोग का इतना हो चुका है सारा का सारा सिलेबस वगैरह और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग एक काम करो, अड्डा 24/7 पे जो टेस्ट प्राइम है, टेस्ट प्राइम परचेस कर लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अड्डा 24/7 का जो हमारा एप्लीकेशन ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर ढेर सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको और प्रिपरेशन के लिए चाहिए, मतलब आप सपोर्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन करना चाहो, तो हम लोगों का एक बैच भी कल से स्टार्ट हो रहा है। उस बैच में एनरोलमेंट करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, बैच में एनरोलमेंट किस तरह से करना है एक बार जरा वो देख लीजिएगा। तो जो भी बच्चे एनरोल करना चाहे, आप लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोग अपने अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करिए, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिएगा, पहले लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आप लोग ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ। तो रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ पर जाने के बाद यहां पे आपको दिखेगा आईबीपीएस एसओ, तो ये रहा आईबीपीएस एसओ का डेटा, ठीक है। आईबीपीएस एसओ में दोस्तों अगर देखेंगे तो ये आपके बैचेस है, लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एचआर ऑफिसर। थोड़ा सा उसको और भी आप लोग अगर इधर व्यू ऑल करेंगे तो आपको और भी यहाँ पर बैचेस नजर आ जाएंगे, है ना, ठीक है। ये आपका मार्केटिंग ऑफिसर का है। तो सारे के सारे बैचेस यहाँ पर आपके लाइव है यहाँ पे, ठीक है। और ये बैचेस जो है कल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, क्वांट की क्लासेस सारे बैचेस में कल से स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की, राइट। तो जो कोई बच्चे एनरोल करना चाहे, मोस्ट वेलकम। अब जैसे सपोज करो अगर आप आईटी वाले बैच का या फिर लॉ वाले बैच का, किसकी बैच में आप एनरोल करना चाहो, लेट सपोज कि आपने आईटी में एनरोल करना चाहा, तो आपको क्लिक करना है इस तरह से, बाय नाउ पर जाना है दोस्तों। यहाँ एक कूपन कोड लगाना होगा Y710। तो Y710 एक रेफरल कोड है जिसे आप लगाइएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे काफी कम प्राइसिंग के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी कोई बच्चे एनरोल करना चाहे आप में से, मोस्ट वेलकम, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो, अभी समय है भाई प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, ठीक है। तो ये रेफरल कोड है, आपका डिस्काउंट ज़्यादा हो जाएगा अगर आपने एप्लीकेशन ऐप से इसको परचेस किया तो। क्लियर है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, तो भाई अड्डा 24/7 का अपना एप्लीकेशन ऐप है, उसके साथ साथ आप टेस्ट प्राइम परचेस कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। उसमें ढेर सारी क्विजेज, ढेर सारे मॉक टेस्ट, PYQs, हर चीज़ आपको उसके अंदर मिल जाएगी, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। क्लियर। और अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो भैया एस क्वांट की बुक है, अड्डा 24/7 की बुक है एस क्वांट। उस एस क्वांट वाली बुक से, एस क्वांट की है वैसे, एस रीजनिंग की है, एस इंग्लिश की है ना, प्रोफेशनल नॉलेज की भी आईटी की बुक है, उसके लिए आप लोग ले सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए कोई कमी नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम पड़ेगी। क्लियर। तो जो भी बच्चे चाहें एनरोल कर सकते हो। अब दोस्तों दूसरी बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे एसओ के साथ साथ और भी अदर एग्जाम टारगेट करने, देन यू कैन गो फॉर यू कैन गो फॉर बैंक महापेक प्लस। आप चाहो तो बैंक महापेक प्लस में एनरोल कर सकते हो, जिसके थ्रू मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज आपके लोगों की हो जाएगी, है ना। रेफरल कोड आपका सेम ही रहेगा Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स से जरूर से बताइएगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।